आज हम अध्याय 7 में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। हम इस पाठ में पढ़ेंगे भाग 1 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण था जो क्रांति हुई। दूसरा भाग है हमारा स्वतंत्रता संग्राम के कारण, कि कौन कौन से कारण हैं जो हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तीसरा भाग स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। तीसरे भाग में स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं कहाँ कहाँ पर हुई थी, और चौथे में हम पढ़ेंगे कि असफलता के क्या कारण थे। पांचवें भाग में पढ़ेंगे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महत्व एवं स्वरूप, इसका क्या महत्व हुआ क्रांति से और इसका स्वरूप कैसा था। और छठवें भाग में हम पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में परिचय जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में क्या था कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से 1857 की क्रांति को जाना जाता है। ये क्रांति भारत में गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है। ये क्रांति क्यों हुई, ये तो सभी जानते हैं आप कि 1857 की क्रांति हुई, लेकिन ये क्रांति क्यों हुई कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी स्थापित थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए भारतीयों को इतना दमन किया, उन पे इतने अत्याचार किए, इसका उन्होंने विरोध करने के लिए 1857 में का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने अपने हित के लिए भारतीयों पर बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। अपने फायदे के लिए जो भी वो कानून बनाते थे वो अपने ही हित में बनाते थे। ये भारतीय हमारे पूर्ण रूप से जान चुके थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटिश सरकार का भला करना चाहती है। इसके लिए अब हम अगले भाग में जाएंगे पृष्ठभूमि में 1857 संग्राम की पृष्ठभूमि। तो 1857 में भारत की आम जनता, सैनिक और देशी रियासतों के राजा और जमींदारों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बहादुरी से ये संघर्ष किया। इस कारण इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 का जो आंदोलन था उसमें सभी लोगों ने मिलकर भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें ऐसे हमारी आम जनता आती है, किसान भाई आते थे, सैनिक थे हमारे, और हमारे जो राजा थे, जमींदार थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। अब देखिए 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में अनेक यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार करने के उद्देश्य भारत में प्रवेश किया। हमारे भारत में बहुत सी यूरोपीय कंपनी व्यापार के लिए आई। तो उनमें से कौन कौन सी कंपनी हमारे भारत में आई? सबसे पहले पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस प्रमुख थे। इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र मुख्यतः समुद्री तटीय क्षेत्रों में स्थापित किए। इन व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एक सेना भी रखी थी। फैक्ट्रियों की किलेबंदी भी की थी और भारी भरकम सेना भी उन्होंने सुरक्षा के लिए रखी है। इसी कारण इन कंपनियों के मध्य पारस्परिक संघर्ष भी होते रहे आपस में। जैसे हमारे यहाँ पुर्तगाल आए थे, हॉलैंड थे, इंग्लैंड वासी और फ्रांसीसी आपस में ही व्यापार के लिए लड़ने लगे, एक दूसरे को हराना चाहते थे और एक छत्र शासन भारत में चाहते थे। इसलिए आपस में युद्ध हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ये तो सभी जानते हैं कि भारतीय की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। व्यापार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था।
कंपनी का यह खोलने का क्या उद्देश्य था कि इंग्लैंड को समृद्ध बनाना था। यहाँ से व्यापार करके भारत से बहुत सारा धन इकट्ठा करके ले जाना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित तथा अनुचित मार्ग का सहारा लेने में भी संकोच नहीं दिखाया। कंपनी ने सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सर्वप्रथम किया सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात कंपनी ने भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, मुंबई और बंगाल में कोलकाता आदि अनेक स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगी। पहले वो व्यापार के लिए आई थी, तब उसने देखा कि यहाँ की जनता तो भोली भाली है, और उसने लड़ के तीनों कंपनियां माने पुर्तगाल को भगा दिया, हॉलैंड वासियों को हरा दिया, फ्रांसीसियों को भगा दिया। तो एक छत्र शासन किसका रह गया? ईस्ट इंडिया कंपनी माने इंग्लैंड वालों का, इंग्लैंड का रह गया, ब्रिटिश कंपनी का हो गया। अब वो बेरोक टोक यहाँ अपना व्यापार जमाना चाहती थी, और जमाना व्यापार के लिए उसने सोचा कि भारत की जनता तो इतनी सीधी है कि हम यहाँ क्यों ना प्रशासनिक शक्ति अपना लें, क्योंकि हम खुद एक छत्र शासन करने के लिए अपना राज्य स्थापित करें। इसके लिए उन्होंने, हमारे यहाँ उस टाइम पे मुगलों का शासन था, जब अंग्रेज लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई तो मुगलों का शासन था। उसमें औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा, माने वो टूटकर छोटे छोटे प्रदेशों में बट गया। उनमें से कई प्रदेश लगभग स्वतंत्र हो गए थे। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिल गया। जब कोई राजा ही नहीं रहा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, एक दूसरे से लड़ने लगे, तो इससे क्या गया, अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने देखा यहाँ की जनता तो आपस में लड़ती रहती है, अब जब आपस में ही राजा लड़ रहे हैं तो हमें कौन रोकेगा। तो उन्होंने अपना राज्य स्थापित करने का स्वप्न था, वो उन्हें सच्चा दिखाई देने लगा। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव कर्नाटक और हैदराबाद में स्थापित हो गया था। अब अंग्रेजों का प्रभाव भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव कर्नाटक और हैदराबाद में स्थापित हो गया था। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े और अंत में विजयी अंग्रेज हुए। फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज विजयी हुए, और 1757 के प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, और 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी ने अवध, बंगाल और मुगल सम्राट की संयुक्त शक्ति को पराजित किया। अंग्रेजों की इन विजयों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का मार्ग खोल दिया। धीरे धीरे उन्होंने सभी राजाओं से युद्ध किया, हमारे राजा लोग हार गए और संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से। युद्ध में क्या होता था, संधि करनी पड़ती, संधि में उन्हें एक भारी भरकम रकम और देनी पड़ती थी। जो नुकसान हुआ ब्रिटिश सत्ता का, सरकार की, सेना का, घोड़ों का, सिपाहियों का, वो सारा नुकसान और देना पड़ता था, तो जिंदा छोड़ते थे वो, और नहीं वरना मारने के लिए तत्पर रहते थे राजाओं को। धीरे धीरे कंपनी ने सभी भारतीय शक्तियों को, चुनौतियों को समाप्त करना आरंभ कर दिया। कंपनी का एक अधिकार का मार्ग में बाधा बन सकती थी। बंगाल में वर्चस्व स्थापित करने के बाद कंपनी ने मैसूर, मराठा, सिंध और पंजाब में सिखों को चुनौती को ध्वस्त किया। माने उन्होंने सोचा कि हमारे मार्ग में बाधा बन सकता है सिंध, मराठा, मैसूर और पंजाब के सिखों से भी युद्ध हुआ था। भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी देशों की ओर ध्यान दिया। शीघ्र ही कंपनी ने नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत और सिक्किम और भूटान के साथ संघर्ष कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
कंपनी ने भारत में ही साम्राज्य का विस्तार नहीं किया और भारत के जितने भी पड़ोसी देश थे उन्हीं के साथ भी उन्हें अपना गुलाम बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारत के परंपरागत सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी नष्ट किया। किसी देश को अगर हमें बर्बाद करना है, उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, तो एक नीति तो उनकी थी, फूट डालो राज्य करो, और साथ में उसकी आर्थिक स्थिति को भी चरमरा दो, जिससे हम अपना फायदा देख सकें। अंग्रेजों ने भूमि पर लगान संबंधी जो नीति अपनाई, लगान था, जो किसानों से जो लगान उन्होंने वसूल करती थी, जो किसानों से दुगना वसूल करने से कंपनी को तो फायदा हुआ, लेकिन हमारे किसान भाई और गरीबी की ओर अग्रसित हो गए। अंग्रेजों ने भारत के परंपरागत हस्तकरघा माने जो हाथ से बनाते थे, हमारे क्या यहाँ सारा काम हाथ से होता था, मशीनें तो थी नहीं, हाथ से बनाते, जैसे कपड़ा बुनकर थे, हस्तकला जैसे कुम्हार बर्तन बनाता था, पीतल के बर्तन थे, जैसे कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग चलते थे, उन उद्योगों को उन्होंने नष्ट किया, क्योंकि जो कच्चा माल था भारत का वो इंग्लैंड को ले जाते थे और उसी माल से बनाकर सामान तैयार करके भारत में ऊंची दाम से बेचते थे। उससे क्या, कंपनी तो मालामाल होती थी, लेकिन हमारे भारत की आर्थिक स्थिति, हमारे किसानों की, मजदूरों की, सभी बेरोजगार हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। किसान गरीब से गरीब होता चला गया, मजदूरों को कोई काम नहीं रहा, कारीगर बेकार हो गए, कोई काम नहीं था, बेरोजगारी की तरफ बढ़ा दिया। यह भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर ब्रिटेन को संपन्न बनाया जाए, इसी हिसाब में लगे रहती थी कंपनी कि भारत को कैसे कमजोर बनाना है और हमें किस तरह से फायदा होना चाहिए। कंपनी मालामाल होती चली गई और हमारे भारतीय किसान बर्बाद होते चले गए। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय के माध्यम से भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीकों से कंपनी के साम्राज्य में विलय करके तथा भारतीय जनता का शोषण करके भारतीय जनमानस को असंतोष एवं आक्रोश की भावना से भर दिया। जब कोई किसी को काम नहीं मिलेगा तो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी हो गए, सभी आक्रोश में आ गए, माने ये हमारा शोषण, भारतीय जनता का शोषण कर रहे थे, जनता परेशान थी, तो जनता में असंतोष था कंपनी के प्रति, तो आक्रोश से भर गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 से 1856 तक देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए, कंपनी के खिलाफ क्रांतियां हुई। इनमें से कई विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे। शासकों, जमींदारों, सरदारों के नेतृत्व में भी कई विद्रोह हुए। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात अपनी शोषण की नीति को धीरे धीरे लागू करना प्रारंभ किया, जिसमें पंजाब के लोगों में रोष व्याप्त होने लगा। अब धीरे धीरे अंग्रेजों का लक्ष्य पंजाब की तरफ बढ़ा, जिसमें थे गुरु राम सिंह ने 13 अप्रैल 1857 ईस्वी से अपने शिष्यों को, जिन्हें नामधारी सिख कहा जाता था, देश व धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करना आरंभ किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज कूक उठाने के कारण इन लोगों को कूका कहा जाता है। अंग्रेजों ने पंजाब में अनेक स्थानों पर बूचड़खाने स्थापित किए, जिसमें गौवध किया जाता, माने गायों को काटा जाता था, गाय काटने का कारखाना स्थापित किया, जिसमें गाय की हत्या की जाती थी। कूका लोग इन बूचड़खानों पर आक्रमण करके उन्हें बंद करवाना चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में गाय को माता मानते हैं और माता की हत्या कैसे देख सकते थे। तो अंग्रेजों के इस बूचड़खाने को सिख भाई बंद करवाना चाहते थे। पुलिस ने 49 कूकों को बंदी बनाकर और उन्हें तोपों से उड़वा दिया। जब ये कूका भाई, सिख भाई माने सिखों को कूका कहा जाता था, जो विद्रोह कर रहे थे, तो पुलिस की टुकड़ी में आई और 49 कूकों को बंदी बनाकर
और उन्हें तोपों से बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। उनकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या करवा दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कुको ने तोपों की ओर अपना सीना करके वीरता पूर्वक उसे मौत के गले लगा लिया। कंपनी की फौज सिपाहियों ने जो विद्रोह किए उनमें प्रमुख थे। अब कंपनी में जितने भी विद्रोह हुए थे, अब सिपाहियों ने भी विद्रोह किया था। ये तो सिखों का विद्रोह था, इनमें थे सिपाहियों का विद्रोह था 1806 ईस्वी में बेलोर विद्रोह और 1824 ईस्वी में बैरकपुर विद्रोह। बेलोर का विद्रोह टीपू के वंशजों की प्रेरणा स्वरूप हुआ था, जिसे अंग्रेजी फौज ने निर्ममता से उसे कुचल डाला। 1824 में बैरकपुर में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा किए गए विद्रोह से अंग्रेजों के हौसले पस्त हो गए। अंग्रेज घबरा गए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को फिर आसानी से कुचल डाला। भारत में विभिन्न भागों में बसने वाली जो जनजातियां थी, उन्होंने भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपने असंतोष की अभिव्यक्ति शस्त्र उठाकर की। इसका कारण यह था कि जनजातियां ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक, न्यायिक और भू राजस्व व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थीं। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की जीविका के साधन जो जंगल थे अपने संरक्षण में ले लिए और जंगल से संलग्न कृषि भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया गया। और इस समय अनेक भूस्वामी माने साहूकार और व्यापारी भी जनजातियों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। जनजातियां इसलिए आक्रोश में थी क्योंकि उनकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को कंपनी सरकार की नई व्यवस्था चौपट कर दिया था। जिन जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विद्रोह किए उनमें प्रमुख थे, कौन कौन से थे जिन्हें विद्रोह किया था? उनमें से थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भीलों का विद्रोह, उड़ीसा में गोंडों का और खोड़ों का विद्रोह, छोटे नागपुर में कोल विद्रोह, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह और बंगाल तथा बिहार में संथालों का विद्रोह और पूर्वोत्तर भारत में खासियों का विद्रोह आदि। इसके अलावा कुछ गैर जनजातीय आंदोलन भी हुए, जिनमें प्रमुख हैं कटबोमन तमिलनाडु में, पैका उड़ीसा, बेलूथम्बी त्रावणकोर और रामोशी पुणे, बुंदेला बुंदेलखंड और गडकरी महाराष्ट्र और फमगोंडा आंध्र प्रदेश। ये जनजातियां थीं, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने विद्रोह हुए उनका स्वरूप स्थानीय रहा, माने गांव, स्थानीय माने लोकल का रहा। जो देश के गांव के रहने वाली जनता थी उन्होंने इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिया और अंग्रेजी सरकार ने इसका दमन कर दिया बड़ी आसानी से। यद्यपि ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न नहीं कर सके, परंतु इससे ये सिद्ध होता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष विद्यमान था। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि निर्मित करने में इन विद्रोहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की जो हम अभी पढ़ रहे थे वो पृष्ठभूमि थी, माने विद्रोह क्यों हुए, कोई कारण तो ये सारे कारण विद्रोह के कारण है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। जो कारण आएंगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे।